नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और देख रहे हैं आप खबर असरदार। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अभी भी जारी है और लगातार मरीज मिल रहे हैं। रोजाना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में 37 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें रायपुर में 9, राजनांदगांव में 4 और रायगढ़ में 4 नए मरीज मिले हैं। इनके अलावा बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर तीनों जगह 3-3 नए मरीज मिले। इसके अलावा गरियाबंद, जगदलपुर और सुकमा में भी 2 मरीज मिले। दंतेवाड़ा, बेमेतरा और बीजापुर में 1-1 मरीज मिला है। जांजगीर चांपा में भी 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि जो डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं कोरोना के मरीजों का इलाज करने में, उनको लगातार कामयाबी हासिल हो रही है और आज भी 128 लोगों ने कोरोना को मात दी है और फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आ गई है। 715 ये रह गई है। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2456 हो गई, लेकिन ठीक होने वाले मरीज, कोरोना को मात देने वाले मरीज जो हैं वो 1729 हो चुके हैं। इसके अलावा 12 लोग अभी तक कोरोना की वजह से अपनी जान भी प्रदेश में गंवा चुके हैं। राज्य में 24 घंटे में 37 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें रायपुर के 9, राजनांदगांव के 4, रायगढ़ के 4, बलरामपुर के 3, सूरजपुर के 3, जशपुर के 3 ये संख्या है जो आज पॉजिटिव मरीजों की सामने आई है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन इसके बावजूद भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी रोजाना सामने आ रही है। लगाम नहीं लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगाम बिल्कुल भी नहीं लग रही है। लगातार जो है वो नए मामले, नए मरीज सामने आते जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में बीजापुर में 1 मरीज आने के बाद अब छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों तक कोरोना का जो संक्रमण है पुनीत, वो पहुंच चुका है। मतलब स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे कोरोना का संक्रमण न पहुंचा हो। बस्तर संभाग के पहले केवल 1 जिले तक कोरोना की एंट्री थी, अब सभी जिलों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। जिस तरह से लगातार नए मामले आ रहे हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अब ये ढलान की ओर है। मतलब ये जो इसका जो अधिकतम संक्रमण का दर था छत्तीसगढ़ की लिहाज से, वो पूरा हो चुका है, क्योंकि अधिकांश जो माइग्रेट थे वो छत्तीसगढ़ वापस आ चुके हैं। अब कुछ गिने चुने जो संख्या जिनकी बची है, उनके भी धीरे धीरे आने का जो क्रम है वो जारी है। अब इसके बाद जब क्वारंटाइन में रहने वाले जो लोग हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पे संक्रमण का जो बस दर है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब धीरे धीरे लगाम लगेगी और जिस तरह से बीते 1 सप्ताह के भीतर देखा जा रहा है कि 100 के तकरीबन रोज स्वस्थ होके अपने घर को लौट रहे हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि भले ही अब कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो संक्रमण है, जो एक्टिव मरीजों की संख्या है, उसमें कमी आएगी। लेकिन अभी भी और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कल से ही छत्तीसगढ़ में अंतर जिला बस परिवहन सेवा को भी चालू करने की हरी झंडी मिल गई है। रेस्टोरेंट को खोलने की हरी झंडी मिल गई है। तो जैसे जैसे सुविधाएं विस्तार होंगी, जैसे जैसे लोगों को राहत मिलेगी, बाजारों में भीड़ उमड़ेगी और ऐसे में संक्रमण को दायरे को रोकना एक बड़ी चुनौती जिम्मेदारों के सामने, आम लोगों के सामने होगी। इसलिए अभी वक्त है कि और अधिक सतर्कता बरती जाए ताकि कोरोना के संक्रमण से पूर्णतः आजादी और मुक्ति मिल सके। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसपा विधायक रामबाई के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर आए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया कल हुए फतेहपुर गोलीकांड मामले में आज पत्रकार वार्ता बुलाकर कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि 15 मार्च 2019 को दमोह जिले के हटा में देवेंद्र चौरसिया की जानलेवा हमले में मौत हो गई थी। बसपा विधायक रामबाई के पति पर हत्या का आरोप लगा था। मृतक देवेंद्र चौरसिया के परिवार पर जमीन विवाद को लेकर कमल अहिरवार और उसकी मां पर जानलेवा हमले के आरोप लगे हैं। यही रंजिश है जो अभी भी चली आ रही है। हालांकि सिद्धार्थ मलैया के 1 साल बाद चौरसिया परिवार के साथ आने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई। उस वक्त मलैया परिवार ने क्यों पीड़ित परिवार की मदद नहीं की थी या सामने नहीं आया था।
मीडिया से चर्चा करते वक्त भावुक होकर रोते हुए पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे ये सिद्धार्थ मलैया हैं। सिद्धार्थ 1 साल पहले 15 मार्च 2019 को फतेहगढ़ में हुए गोलीकांड में मृतक देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश के साथ मीडिया के सामने आए। पथरिया विधायक रामबाई और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए। बुधवार की रात जमीन विवाद के बाद मां बेटे पर जानलेवा हमले का आरोप सोमेश चौरसिया के परिवार लगाए, जबकि सोमेश और सिद्धार्थ ने मीडिया से चर्चा करते हुए इसे विधायक रामबाई और उनके परिवार की साजिश बताया। सिद्धार्थ के मुताबिक विधायक और उनके परिवार की अति के चलते अब उनसे रहा नहीं गया, अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले में पुलिस ने सोमेश चौरसिया के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल मां बेटे का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि देवेंद्र चौरसिया को सुरक्षा मिली हुई है। 307 का एक मामला दर्ज हुआ है, जो मेरे चाचा जी के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे प्लानिंग करके दर्ज कराया गया। कहाँ की घटना हुई है, क्या ये पथरिया विधानसभा में पटियागढ़ थाना क्षेत्र में, मगरौन थाना क्षेत्र में एक फतेहपुर करके जगह है, उससे करीब 5-10 किलोमीटर आगे मेरा क्रैशर है, वहाँ की घटना है। गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार नहीं किया गया है, गिरफ्तारी की पूरी कोशिश है, लेकिन अभी हमने ज्ञापन दिया है कि पहले री इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद ही फिर कोई बातचीत की जाए। क्योंकि मेरा इस आपसे ये भी कहना है कि जो घटनाक्रम उस अहरवाल लड़के के साथ हुआ है उसको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि 307 का मामला 302 बन जाए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप ये बात एसपी और आईजी और डीजीपी तक पहुँचे कि भाई उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग चल रही है। इस मामले को अगर वो सफल नहीं हुए हमें पकड़ने में, तो इस मामले को वो 307 की 302 बना देंगे। केरवना का वो व्यक्ति जिसने जो आरोपी है वो केरवना का है। 12 लाख की उसने ज़मीन खरीदी। कैसे खरीद ली, क्या करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है क्या? क्यों खरीदी वहां पर केरवना से जाके ज़मीन? क्यों? क्योंकि इनको परेशान करना था। आरोपी जब बाहर आते हैं तो फ़ोन करते हैं छोना भैया से बात करना है, और जब बात नहीं होती है तो किसी से कहलवाते हैं। मैंने कहा भैया तुम बात कर लो, मैं नहीं करूँगा। बोले भैया हमारा निपटवा दो। क्या निपटवा दें? बोले भैया वो हटा वाला मामला, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा आपस में स्नेह है, अनुराग है। धर्मेश हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, ये बेहद गंभीर मामला है, अब आगे कैसे ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? धर्मेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पुनीत जी। जी बोलिए धर्मेश। हाँ पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, कल ये देर रात का मामला है, जब कमल अहरवाल अपनी मां के साथ में और विवादित जमीन से घर वापस आ रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला होता है, जिसमें गोली चलाई जाती है, जिनको और घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिनके द्वारा हमला उन पर किया गया है, उसमें गलत है आरोप जो मृतक देवेंद्र चौरसिया उनके परिजनों पर लगे हैं, जिनमें घायल युवक का कहना है कि जो गलत है क्या गलत है अशोक चौरसिया सहित 4 लोगों ने उन पर पहले हथगोले से हमला किया, उसके बाद में गोली चलाई है। वहीं इस पर आज सुबह गलत है जो देवेंद्र चौरसिया के परिजन है, ये एसपी के सामने पहुंचे थे और इनने अपना ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। सिद्धार्थ मलैया खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि ये पूरी जानबूझकर साजिश की गई है। कैसी ये साजिश है सिद्धार्थ मलैया साहब? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आप भी बड़े वक्त बाद इस परिवार के साथ में आकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, देर से आए। जी देर से आए, ये बात तो सही है। ये तो मैंने कहा है कि मैं अपनी बात का परिमार्जन करता हूँ। ये पूरे मामले में पुलिस के ऊपर भी ये आरोप एक प्रकार से वो लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि 307 को 302 का मामला बनाने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि 307 जो मामला बना है और जो आरोपी है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर आरोपी के ऊपर कुछ होगा तो 302 में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि उसको गनशॉट है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये नहीं कहा है कि पुलिस ऐसा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है पुलिस से आरोपी की सुरक्षा मांगी है।
और ये रोने भी लग गए थे, बड़ा भावुक स्थिति वहां पर बन गई थी, क्या वजह थी? नहीं, देखिए, रोने की बात इसलिए है कि 1 साल से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पिताजी की अपनी मर्यादा है, उनका अपना काम करने का तरीका है, और वो कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिटिक्स में वो कभी रहे नहीं है। उनकी मर्यादा से मैं बना हूँ, और बहुत समय से ये बात कहना चाहता था कि सामना हो रहा है, और जब हमारे ऐसे लोग नहीं कह रहे हैं तो कोई और कौन बोलेगा। तो उनकी ऐसी राजनीति रही नहीं है, और वो इस तरह के व्यक्तित्व तो नहीं है, और नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए पीड़ा होती थी कि तो कहीं ना कहीं ये सीधी उंगली तो पथरिया विधायक पर एक प्रकार से उठती नजर आ रही है। आप मानते हैं कि इसके पीछे ऐसा कुछ है? क्या, फिर से बोलिए? पथरिया विधायक रामबाई के ऊपर ये उंगली उठती हुई नजर आ रही है, उनके परिवारजनों पर उंगली उठती नजर आ रही है? नहीं, उठती नजर नहीं आ रही है सर, हम उंगली उठा ही रहे हैं। नजर आने वाली तो बात ही नहीं है, बहुत स्पष्ट कहा है। पथरिया विधायक और उनके पति, बिल्कुल स्पष्ट कहा है वो तो। उसमें आपको ये सवाल फिर ये है, जब आप कह रहे हैं स्पष्ट कहा है, प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, आप ये बात ऊपर तक क्यों नहीं ले जाते? आखिर क्या वजह है कि आपको पीड़ित के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? देखिए, ये बात पार्टी की नहीं है, मैंने पहले भी उसके अंदर कहा, ये बात पार्टी की नहीं है, ये बात दमोह की है। हमारे दमोह के अंदर गंदगी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, कोई बोल नहीं रहा है, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोला है, मेरी भी चूक है। अपनी चूक सुधारना चाहता हूँ और लोगों को कहना चाहता हूँ कि पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसका विरोध करे। बात पार्टी की तो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के लोग और जो बीजेपी के लोग हैं उनसे सिंपैथी नहीं रखते हैं या नहीं चाहते कि न्याय हो। इसमें पार्टी की बात ही नहीं है। कांग्रेस के लोग भी चाहते थे न्याय हो, तो बीजेपी के लोग भी चाहते न्याय हो, हमेशा से चाहते हैं, बोलते भी है। समय समय की बात, परिस्थितियां हैं। आज परिस्थिति और पिछले 1.5 साल से परिस्थितियां ऐसी है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है पीड़ित को, जनता को खड़ा होना चाहिए। नहीं, आप खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है, आप खड़े हुए, लेकिन आपको नहीं लगता कि 1 साल से जब न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इस बात को और ऊपर तक पहुंचाने की जरूरत है? क्योंकि मामला कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तो है ही, ये बात तो साफ है। राजनीतिक नहीं है, परिस्थितिवश है जी। तो इसको ऊपर तक नहीं पहुंचाना चाहिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह? अगर आप सबको सब कुछ मालूम है, आप कह रहे हैं सबको सब कुछ मालूम है, बिल्कुल, तो फिर क्या वजह आप इसके पीछे मान रहे हैं कि ये सबको सब कुछ मालूम है फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है? सर, मैं ये जानता हूं, मेरे को मेरा कर्म करना है, कोई और क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे मैं उसके लिए नहीं कर सकता कुछ। मैं जो नहीं कर रहा था, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, करना चाहता हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पथरिया विधायक रामबाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेरा निवेदन है आपसे, सर, एक में प्लीज मेरी बात सुन लीजिए जी। मैं जरूरी उसमें हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था आप मुझे पैच करके समाचार में लगाने वाले हैं, वरना आपसे मैं पहले क्षमा मांग लेता। आज प्लीज मेरे को आप क्षमा कीजिए, मैं आप कभी और कहेंगे तो प्लीज आज मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, और मैं कन्फ्रंटेशन उनसे नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनसे, चलिए ठीक है, मुझे कहना है मैं कह चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ मलैया साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पथरिया विधायक रामबाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रामबाई जी, ये पूरा मामला आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है सीधे सीधे। अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ मलैया साहब जुड़े हुए थे, आपने सुना भी होगा, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि वक्त की थोड़ी सी कमी है, कहीं वो व्यस्त है, लेकिन ये उंगली आपके ऊपर उठाई जा रही है फिर से एक बार। आप देखिए भैया, आप वो क्यों उंगली उठा रहे हैं, क्या कारण है ये, पर मुझे इस मैटर की कोई जानकारी नहीं है। और आप बोल रहे सिद्धार्थ मलैया, तो मैं सिद्धार्थ मलैया कौन है मैं नहीं जानती हूँ। जहाँ तक मैं ऐसे कोई व्यक्ति है ही नहीं जो नाम कहीं जाना पहचाना हो, कि कोई पद पे रहा हो, कि कोई इसे जानता हो, या कोई ऐसे मतलब गरीबों का मसीहा हो। ये व्यक्ति को तो मैं जानती नहीं हूँ, किसका नाम ले रहे हैं आप, कौन है ये? हाँ, मैं इसे नहीं जानती हूँ। और ये कैसे ब्लेम लगा रहा है, क्या है, तो अभी से ही सब कुछ जानकारी होगी जी भाई साहब को, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मलैया, सिद्धार्थ, क्या नाम है? नहीं, आप उनके पिता से तो परिचित होंगी ही ना? हाँ, पिता से परिचित हूँ। तो हाँ, पिता से परिचित हैं।
तो ये अचानक से उनके पिताजी कौन? जयंत मलैया साहब। हाँ, जयंत मलैया साहब को तो जानती हूँ। तो ये आरोप आपके ऊपर बार बार, उंगली आपके ऊपर उठ रही है। इस बार भी फिर से जो मामला सामने आया उसमें जो आरोपी पक्ष है वो कह रहा है कि पूरी साजिश की गई है। अब वो आरोपी जो हैं वो क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है वो जाने, पर मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मैं आज की 12-13 दिन से भोपाल में हूँ, और भोपाल में आप चाहें तो आप आके देख सकती हैं। मेरी मदर-इन-लॉ हैं, और वो ब्रेन मतलब हेमरेज हुआ है, तो वो एक पैरालाइज हो गई, तो मैं देख रेख में इधर ही हूँ बच्चों के साथ अपने। हाँ, और मुझे जानकारी नहीं है। रही मलैया जी की बात, तो उनकी तो बात ही अलग है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। एक बात जयंत मलैया साहब के बेटे सिद्धार्थ मलैया जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सबको सब कुछ पता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हमें आगे आना पड़ा है। नहीं तो कहियो तुम्हें सब पता है तो तुम काहे आगे, वो तुम करो सबका चूज कहा है, कहियो तुम जांच करो, कहियो मीडिया मतलब मीडिया आपके साथ है सब, भाई सही आप जांच करवाओ, कहियो हम भी संगे हैं मलैया जी के लड़का। आप बोल रहे कौन है ये, मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ कि बिल्कुल होने चाहिए जांच, सही क्या है पूरी घटना है, बिल्कुल सही बोल रहे वो। मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, उनके साथ हूँ जिनका आप नाम ले रहा मलैया छोना का। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक रामबाई जो हैं पथरिया विधायक, वो भी जुड़ी थी, और साथ में सिद्धार्थ मलैया जो लंबे वक्त बाद जयंत मलैया के बेटे हैं और सक्रिय इन दिनों हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि काफी वक्त बाद में आया तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूं। और दूसरी तरफ विधायक कह रही हैं कि इस पूरे मामले को आईने की तरह साफ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। वो भी सपोर्ट करेंगी और वो भी चाहती हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदिशा के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 294 और 504 में कोतवाली थाने में यह मामला दर्ज किया गया। इन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। विधायक शशांक भार्गव ने आज प्रदर्शन के दौरान अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था और अब इन पर मामला दर्ज हो गया कोतवाली में। विदिशा के विधायक शशांक भार्गव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। आज प्रदर्शन के दौरान इन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। कोतवाली में धारा 294, 504 के तहत ये मामला दर्ज किया गया। प्रदर्शन के दौरान अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। बिहार में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है। बिजली गिरने की वजह से बिहार में 83 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। बिजली गिरने की घटना बिहार के 23 जिलों में सामने आई, जिनमें से सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत गोपालगंज जिले में हुई, जबकि मधुबनी और नवादा में 8 लोग मारे गए। वहीं बिहार में 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।